वाटर का शेप अगर आप देखेंगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा, नहीं? घर में क्या करोगे, जैसे बाल्टी में हाथ डालो, ऐसे घुमा दो, हाथ से घुमा दो, तब भी दिख जाएगा कॉनकेव शेप, नहीं? तो आपको बताना है कि लोवेस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट जो दिख रहा है आपको, इसके बीच डिफरेंस क्या है, ये हाइट क्या है, ये बताना है। बनाओ डायग्राम। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। बनाओ डायग्राम, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक पॉइंट लिखवाया था कि लिक्विड सरफेस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होती है ना, वो कहाँ होती है? ऑलवेज, बताओ, राइट एंगल टू द सरफेस होती है। याद आ रहा है? वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। याद करो, हम लोगों ने लास्ट डे किया था कि अगर आप कंटेनर को राइट हैंड साइड एक्सेलरेट करोगे तो सरफेस ऑफ वाटर इंक्लाइंड हो जाएगा, ऐसे, नहीं? तो यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स था वो राइट एंगल होता है, या दूसरी तरह से कह सकते हैं कि लॉन्ग टेंजेंट फोर्स नहीं होती है, नहीं? या बोलो राइट एंगल होगी, या बोलो कि लॉन्ग टेंजेंट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। यही किया था ना? तुमने यहाँ पार्टिकल लिया, सूडो लगाया था, डाउनवर्ड mg फोर्स लगाया था, देन कंपोनेंट लेके इक्वल किया था, तो हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल आया था? tan थीटा इज इक्वल टू a/g आया था। ये किया था ना आपने? तो रिजल्टेंट जो एंगल जो बनेगा सरफेस का फ्रॉम हॉरिजन, इट इज ax अपॉन g। यहाँ प्लस माइनस ay हम लोग लिखते हैं इन जनरल। हमारे इस पर्टिकुलर डायग्राम में ay नहीं है, इस डायग्राम में ay नहीं है। लिफ्ट याद रखना, नीचे प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट पूरा लिफ्ट वाला है। लिफ्ट ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे जाएंगे माइनस, फ्री फॉल जीरो, नहीं? हमारे डायग्राम में ay नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन है। ax है, a g है। समझ आया? हम इसको यहाँ लगाने जा रहे हैं इस वाले डायग्राम में। कॉन्सेप्ट परमानेंट होता है, हमेशा कॉन्सेप्ट पकड़ के रखो। क्वेश्चन टेम्पोररी होते हैं। आज क्वेश्चन एक कर लिया, दूसरा आ जाएगा, नहीं कर पाएंगे। बट कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो आप हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। मेडिकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, बच्चा सोचता है कि फॉर्मूला एक क्वेश्चन में लग जाए, लगा दो, आंसर आ जाए। पर अच्छी प्रॉब्लम उससे नहीं होगी। आपको कॉन्सेप्ट सीखने ही पड़ेंगे। किसी भी लिक्विड के सरफेस पर टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगता, या ये बोलो कि रिजल्टेंट हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है ना? जैसे एक क्वेश्चन देखो और आया था कि हमने एक सिलिंड्रिकल गेट बना दिया, गेट, डैम का गेट बना दिया, सिलिंड्रिकल बनाया, इधर वाटर भर दिया। ये सिलिंड्रिकल है, साइड से देख रहे हैं, कर्व दिख रहा है, सिलिंड्रिकल गेट है, मतलब अंदर सिलेंडर है। अगर आप बनाएंगे तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, ऐसा है ना? एक गेट है सिलेंडर टाइप का, इधर लेफ्ट में पानी भरा हुआ है, डैम का हमने वॉल ऐसी बना रखी है। ये देखो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। तो आपको बताना है कि जो टॉर्क होगा, टॉर्क ड्यू टू फोर्सेज ऑफ लिक्विड अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, टॉर्क क्या होगा? क्या है, गेट पलट जाएगा, घूम जाएगा गेट, पानी भर रखा है, हो सकता है कि ऐसे टर्न हो जाए, नहीं? जैसे आप स्ट्रेट वॉल अगर बनाते और इसमें वाटर अगर भर दो, ढेर सारा वाटर भर दो, डैम का तो बहुत बड़ा एरिया होता है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ प्रेशर ज्यादा अप्लाई होता है, याद है? यहाँ कम प्रेशर होगा और कम हो जाएगा प्रेशर, याद है? बीडी, नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता है भाई, ऊपर जाने से प्रेशर कम होता है। बेस का प्रेशर हर जगह इक्वल होता है। तो ये बताओ, जब सिलिंड्रिकल वॉल लिया है, अगर इधर से क्रॉस सेक्शन देखो तो क्या हर एक पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो राइट एंगल होना चाहिए? कॉन्सेप्ट यही है ना? डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिमेन्स राइट एंगल टू द सरफेस। ये देखो, सभी सेंटर से नहीं जाएंगे। अरे कुछ आना बोलोगे तुम लोग तो बोलो,
सारे फोर्स नहीं जाएंगे सेंटर से। क्या टॉर्क होगा अबाउट सेंटर? 0 नहीं। तो ऐसे गेट का फायदा है कि गेट टर्न नहीं होगा। अगर आप सीधा वर्टिकल बना दोगे ना तो हो सकता है गेट नीचे से बेस के यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाए, या बहुत रिजिडली यहाँ सपोर्ट देना पड़ेगा बेस में। या फिर डैम की वॉल, वैसे तो डैम की वॉल लोग ऑलरेडी बेस ज्यादा करते हैं, ये ना डैम की वॉल इसी शेप में बनाते हैं, ऊपर कम लेते हैं बेस में ज्यादा कर देते हैं। यहाँ ब्रिक लगा के ना ज्यादा बेस कर देते हैं, नीचे से ना खुलेगा नहीं पानी। नीचे सपोर्ट ज्यादा दे दिया ना, नीचे से नहीं जाएगा पानी, जितना मर्जी भर लो डैम में। नॉर्मली डैम इसी शेप का लोग बनाते हैं, बट ऐसा बना लो ज्यादा अच्छा है, टॉर्क लगने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये सारा डायग्राम समझाने का पर्पज था कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा कहाँ होती है? सरफेस के राइट एंगल होती है। बना लो डायग्राम, ये बना लो, सिलेंडर वाला बना लो, लिख दो अबाउट एक्सिस टॉर्क ड्यू टू लिक्विड इज 0। No torque due to force of liquid. रफ कर दो डायग्राम, पहले वाला डिस्कस करेंगे, बाकी मैं रफ कर देता हूँ डायग्राम। चलिए देखिए डायग्राम, करिए डिस्कस। तनुज तुम पिछली क्लास में क्यों नहीं आए थे बेटा? एक दिन बीच में नहीं आए थे। आज तेरी दूसरी क्लास है फिजिक्स की, हम तो तीसरी क्लास ले रहे हैं। मास्क लगा के पहचान नहीं होगा, ऐसा लगता है क्या? आया करो, हर दिन आया करो, आने जाने से थोड़ा मन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, वो टाइम उतना लगता है। एक लड़का एक लड़की से एक बार बोली ना, सर मैं क्वेश्चन बड़े धीरे धीरे करती हूँ। मैंने बोला कि काम करो तुम ना, घर के कुकिंग का काम थोड़ा किया करो मम्मी के साथ, तो टाइम थोड़ा यूज हो जाएगा ना उसमें। अब पढ़ने बैठेगी तो जल्दी जल्दी पढ़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता टाइम नहीं ज्यादा। आपके पास जब खुला टाइम रहता है ना तो धीरे धीरे पढ़ते हो आप। अब जो एग्जाम डालते हैं, परसों AITS आ गया सपोज करो, अभी देखना है ग्रेविटेशन प्रॉपर्टी तो पूरा पढ़ लोगे 2 दिन में। तो टाइम रखो ही मत, ज्यादा क्यों रखते हो? मम्मी का हेल्प करो, वो भी खुश हो जाएंगी। काम करो घर के, टाइम अपने आप कम रह जाएगा, तो अपने आप भाग भाग के पढ़ोगे जल्दी जल्दी, तेरे पास टाइम ही नहीं है। स्पीड बन जाए फिर छोड़ देना घर का काम। टाइम तो अपने लिए मेरा खुला मत रखो भाई, इतना टाइम है नहीं तेरे पास, टाइम को वेस्ट कर दो थोड़ी से, स्पीड तेरी अपने आप बढ़ जाएगी। स्पीड जब बन जाए फिर आप फुल टाइम ले लो, क्योंकि अब आप सारा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा सारा टाइम। अभी आप दिन भर बैठे, मान लो कोई काम नहीं करते हैं और बैठे हुए हैं, आप पढ़ लिए घंटा, फिर आधे घंटे गेम खेल लिए। आप करते हो नहीं करते हो? करोगे ही, तेरे पास टाइम ही टाइम है तो क्या करोगे यार, कब तक बैठे रहोगे? सारा काम तो मम्मी कर रही है, तो बैठे हो आराम से। मेरे घर में भी ऐसा होता है। तो काम करने का 2-3 फायदे, जैसे बॉयज घर के काम देख लिया करो, सब्जी ले आया, कुछ ले आया, पापा क्यों परेशान हो जाते? जल्दी भाग के आया, फिर पढ़ने बैठ जाओ, देखना स्पीड तेरी अपने आप बढ़ जाएगी। स्पीड कहीं रखी नहीं, आदत आपकी बन जाती है, वही स्पीड स्लो हो जाती है। खाने की स्पीड है, टीवी ऑन करके खा रहे हैं आराम आराम से, धीरे धीरे धीरे। अभी स्टूडेंट्स लाइफ तुम्हारी है, कल को हॉस्टल में जाओगे, वहाँ तो टाइम ही नहीं मिलेगा। वो तो जाओगे कॉलेज से क्लास लेके, आधे पौन घंटे होता है, फटाफट लंच लो, फिर आ जाओ कॉलेज, टाइम मिलता ही नहीं। तो इसलिए आदत बेटे आपको तेज अपने आप को करना ही पड़ेगा। स्लो, आजकल स्लोअर का कहाँ जमाना है? कौन तुम्हारा है बताओ? कोई स्लो है? कोई नहीं है, सब फास्ट है। तो थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाइए, ठीक है ना। यहाँ लोग बोलते हैं आने में दिक्कत हो रही है, बच्चे साउथ जाते हैं, जनकपुरी जाते हैं,
2008 के पहले तो सेंटर ही 2 थे, साउथ ईस्ट जनकपुरी, कोई था ही नहीं। 8 से तो एक्सपेंशन शुरू हुआ है। पहला सेंटर नोएडा डाला था, दूसरा यहाँ डाले थे, तीसरा रोहतक डाला। इसके बाद अब तो 200 प्लस सेंटर हैं। 8 तक तो 1-2 ही सेंटर थे साउथ ईस्ट जनकपुरी। तो मैं देखता था बच्चे पलवल से आकाश की बसेज आती थी, वो सिर्फ हाईवे पे चलती थी, वहीं से पेरेंट्स लेते थे, वहीं से घर ले आते थे। मेन हाईवे पे बसेज चलती थी आकाश। तो बच्चे वहाँ, बदरपुर का फ्लाईओवर नहीं था, तो 1-1 2 घंटे वहाँ जाम लग जाता था। सरता बिहार से बदरपुर तक जाम लग जाता था। बच्चे बेचारे उसी बस में बैठे हुए, एसी बसेस भी नहीं थी तब। तो बच्चे बहुत सफर पहले करते थे यार। अब क्या आता है, घर घर के आसपास कोचिंग खुल गई है, आपको ज्यादा थोड़ी सी ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, इतने में हालत खराब हो रही बच्चों की। आदत हो गई ना घर में बैठने वाली। थोड़ा सा एक्टिव बनिए, चलिए फिरिए, स्लो मत बनिए, फास्ट बन जाइए। खाना खाना हो, कुछ भी खाना हो, तेज करो, कर लो, बैठ जाओ, कोई इशू नहीं है। बैठ के मोबाइल खेलो, जो काम करो जल्दी से कर लेना। आदत गंदी मत करो। ये स्लो 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 ना आपकी इतनी गंदी आदत हो जाती है, एक पेपर ही नहीं पूरा कर पाते तुम, आपसे कैलकुलेशन जल्दी नहीं हो पाते हैं। धीरे 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 आदत गंदी हो गई। लगातार मत चलने दो, हर चीज आपको ठीक करनी है, नॉलेज भी सही करना है, टाइमिंग भी सही करनी है। आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, आप जल्दी जल्दी रन नहीं बना सकते, तुम्हें कौन लेगा T20 में, कोई नहीं लेने वाला। हमें तो फास्ट भी चाहिए ना भैया। आप अच्छे बैट्समैन हैं, तेज भी खेलो, तब तो लेंगे हम आपको। तो मेडिकल आप जान ही रहे हो कि यहाँ कोई 10-20 क्वेश्चन तो आते नहीं पर सब्जेक्ट, 45 क्वेश्चन आने पर सब्जेक्ट। आप स्लोअर रहेंगे तो मेडिकल में आपको फिट ही नहीं बैठा होगा, तो बेकार बच्चा है, हटा दो इसको यहाँ से, है ना बेटा। तो आपको तो टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देन नॉलेज तो फीड करना ही, जितना ज़्यादा करो, बट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब भी आप घर पे करते हैं तो बायोलॉजी से पढ़ते हैं तो एक कितने पेज NCERT के पढ़ लेते हैं 1 घंटे में। फिर नेक्स्ट टाइम देखो आप कितने पेज पढ़ पाते हैं, उसमें ग्रेस्पिंग कितनी आपकी होती है, पढ़ने के बाद कितना याद कर पा रहे हैं। जैसे आप स्लो लर्नर हैं, अगर मान लीजिए आपको जल्दी याद नहीं होता तो आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा ना। अब तुम धीरे धीरे पढ़ने की आदत बना रखे हो तो तुम तो 2 ही बार पढ़ पाओगे एग्जाम तक। अगर एक बार में याद हो रहा है तो 2 बार रिवीजन चल जाएगा, लेकिन एक बार में नहीं याद हो रहा तो आपको 3 बार पढ़ने पड़ेंगे, 4 बार पढ़ने पड़ेंगे। तो स्पीड हाई रखिए सो दैट रिवीजन बार बार कर सकें आप एग्जाम तक। तो ये सब बहुत जरूरी है, समझ आई बात। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत देर से लगा पड़ा है। आइए, तो डायग्राम मैंने बड़ा बना दिया है, ये पॉइंट यहाँ मार्क कर लो। टफ क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस है। यहाँ बाहर जो फोर्स लगेगा बेटा होगा सेंट्रीफ्यूगल मास, रेडियस x, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया हॉरिजॉन्टल फोर्स x एक्सिस वाला, डाउनवर्ड होगा mg। अब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। एंगल हो गया फ्रॉम हॉरिजन थीटा एंगल, tan थीटा लिख लिया, fx बाई fy। fx होगा मतलब मास कट जाएगा, x ओमेगा स्क्वायर ओवर डाउनवर्ड क्या है, g है, मास हटा दो ना, x ओमेगा स्क्वायर r ओमेगा स्क्वायर बाई g। यहाँ तक समझ आ गया ना। अब बताओ, स्लोप tan थीटा dy बाई dx भी तो होता है ना। अरे भाई, स्लोप dy बाई dx होता है टेंजेंट का, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x dx। अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। y का हम लोग हाइट ले लेंगे 0 to h, मम्मी नेट ना चल रही क्या? ओहो, ना चल रहा सच में। दो जल्दी खाओ। क्या बने तुम्हें ससुरे में?
मैं सोच रहा सर क्या हो कैसे ट्री मारूंगा। पासवर्ड मांग रहा है सर वो एक बार अपना उसमें से। MS टीम जैसे नहीं चलता तो क्या करते हैं? अपडेट कर देते हैं। इंस्टॉल करना होता है। साइन आउट करके लॉगिन करना होता है। हाँ, मैसेज लिख दो यार, तुम लोग ग्रुप पे जरा लिख दो उसको @ बादल करके लिख दो जरा क्या करना चाहिए। तो आप लोग को समझ आ गया ना क्वेश्चन? चलिए एक और क्वेश्चन करो, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी। देखिए ये है कंटेनर, पूरा लिख भर लेना, खाली नहीं है। आप करना वो आपके देख पेपर चेक करके और एक पॉइंट आप राइट में मार्क कर दो, एक लेफ्ट में, एक वर्टिकली नीचे ABC लिख लो आप जैसे। कंटेनर राइट हैंड साइड एक्सेलरेटेड है। ये गैप बेटा दे रखा है आपको H, हमारा नहीं चल रहा। ये वाला AB गैप दिया है L, AB L BC H। तो आपको PC माइनस PB बताना है, PB माइनस PA बताना है। देन इनको हम अगर ऐड कर देंगे तो PC माइनस PA भी आ जाएगा। मतलब आपको तीन चीजें बतानी है, PC माइनस PB, PB माइनस PA एंड PC माइनस PA। वो तो ऐड कर देंगे तो PC माइनस PA आ जाएगा, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? करिए सॉल्व। मम्मी एक बार बंद करके चलाना। बंद करके चलाओ। देख रहा हूँ। आदित्य यादव, अक्षत, अंजलि कुमारी, अरे करवाया था पापा, ऑन ऑफ करना पड़ा है एक बार। आयुषी शर्मा, अरे रुको चलाना चल रहा, देखता रहूं। दिशा भाटी, अरे यहाँ नहीं दिव्या वाजपेयी, 5 मिनट लगे। कनिष्का, खुशी सागर, हमारा डाउनलोड कर लिया है ना। लक्ष्य,
मैत्री, रुक जाओ, पार्ट, टाइम लगा थोड़ा, 10-15 मिनट लगेगी अभी। अभी ऑन ऑफ करा लूंगा इसे, अभी कनेक्ट ही ना हो रहा इसलिए। समझ, पिल्ला बगे पिल्ले आदकी विदुषी, पेन बड़ा तो लिख दिया, कर दिया तीसरा ना, आदित्य कर दिया है। पहचान में आ जाते हैं बच्चे कुछ बच्चे नहीं आ रहे, फेस देखते में आ जाता। इनसे पूछो मैं अटेंडेंस लेता नहीं हूँ, 50-50 के बैच में इसे देख के लगाया था अटेंडेंस सारे, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। चलो चलो तो देखो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाओगे, याद है ना आपको कॉन्सेप्ट, प्रेशर लगा के अगर आप होल जैसे आगे होल कर लो, जैसे समझने के लिए क्या होल आगे कर लो, एक होल इधर कर लो राइट हैंड साइड, किधर से ज्यादा पानी निकलेगा अगर आप एक्सेलरेट करेंगे, पीछे ज्यादा निकलेगा, सूडो पीछे जाएगा, है ना, वही लॉ ऑफ इनर्शिया होती है ना कि लिक्विड आगे नहीं जाना चाहेगा, क्यों जाना चाहेगा, तो बी का प्रेशर ए से ज्यादा है, कितना ज्यादा होगा, एल रो ए, है ना, और नीचे ग्रेविटी खींचती है, नीचे जाने से प्रेशर बढ़ेगा, तो बी का सी का प्रेशर बी से ज्यादा है, एच रो यहाँ जी डालना है, बस हो गया, ऐड कर लो, पीबी कैंसिल, यहाँ आ गया एल इंटू ए प्लस एच इंटू जी, ब्रैकेट क्लोज, रो ये देखो नीचे वाला आंसर आ गया समझ में। तो हम लोग प्रेशर छोड़ रहे हैं, हमने आज शायद गॉस प्रेशर कर लिया होगा, मैनोमीटर बैरोमीटर सब कर लिया है ना, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मेनली आर्किमिडीज ने अपथ्रस्ट के बारे में बताया हुआ है, अपथ्रस्ट को हम बायोवेंसी भी बोलते हैं, फोर्स ऑफ बायोवेंसी। समझ लो, हमने एक कंटेनर लिया, नीचे एक मशीन लग दिया इसका वेट मेजर करने के लिए, मान लो इसका वेट इसने W1 दिखाया, एक हमने ऊपर से मशीन लगा रखा है स्प्रिंग बैलेंस टाइप का, इसके साथ एक लोड लिया हुआ सिलेंडर लाइक, इसका रीडिंग W2 इसमें दिखाया, दोनों की रीडिंग है नीचे वाले। देन हम लोगों ने क्या किया कि कंटेनर पूरा भरा हुआ खाली नहीं है, यहाँ मैंने छोटा सा एक ऐसे लगा दिया है एकदम से टॉप पर जहाँ तक पानी है वहाँ तक, है ना। अब मैं इसके अंदर इसे डिप करूंगा, और हमने एक राइट हैंड साइड में कंटेनर लिया है, यहाँ भी कंटेनर लिया है, खाली कंटेनर है, ये उसमें कुछ था नहीं पहले से, लेकिन जब हमने सिलेंडर इसके अंदर इमर्स किया ना, ये देखो स्प्रिंग बैलेंस ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया, जो W1 था ये W2 था, तो इसके अंदर जाने से जो वाटर डिस्प्लेस होगा, क्योंकि हमने एकदम से लेवल के पास लगा रखा है ट्यूब, तो क्या होगा जो वाटर डिस्प्लेस होगा सिलेंडर के अंदर जाने से वो इधर वाले कंटेनर में आ गया। समझ गए ना, बड़ा सिंपल सा डिवाइस है। और यहाँ जो हमने रीडिंग यहाँ भी लगा रखा है, एक मशीन मैंने यहाँ भी डाल दिया है, तो इसकी रीडिंग हमने देखा कुछ आया,
तो अब ऑब्जर्वेशन क्या है कि ऊपर वाले स्प्रिंग बैलेंस का वेट कम हो गया। क्यों कम हो गया होगा? क्योंकि नीचे से कोई फोर्स लगाया होगा ऑन द सिलेंडर। नहीं, इसका वेट देखो कम हो गया। जो फोर्स लगा हुआ थ्रस्ट है, और W1 का वेट उतना बढ़ भी गया होगा। समझ गया? W1 बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आप थ्रस्ट इसी ने लगाया है ना इसे। जैसे आप बैठे हो, मैं आपके सर पर अभी लोड रखने जा रहा हूँ, तो आप नहीं रखने दे रहे हो, हाथ लगा लिया दोनों, तो आप तो उठा रहे हो, तो पैर का फोर्स पीछे नहीं जा रहा है? नहीं, जो फोर्स लगाएगा ऊपर, नीचे इफेक्ट भी तो जाएगा। तो W1 में वो ऐड हो गया। अब इन्होंने क्या बताया कि देखो जो अपथ्रस्ट है, जो अपथ्रस्ट लगा रहे हो आप, वो एक्चुअली जो राइट वाला कंटेनर है, इधर जो वाटर गया, इस वाटर के आने से कुछ अमाउंट डिस्प्लेस पार्ट जो इधर राइट में गया, इसका क्या वेट है? इसका क्या वेट है? एक्चुअली ये लिक्विड का वेट देख रहे हैं। ये लिक्विड का वेट कौन सा वेट आया? जो सिलेंडर के आने से डिस्प्लेस होके गया है, यही इसका अपथ्रस्ट है। जो लिक्विड राइट हैंड साइड गया, उन्होंने देखा कि जो अपथ्रस्ट इधर जो डिफरेंस आया वेट में, और जो राइट थर्ड वाले जो W3 था, ये एक्चुअली अपथ्रस्ट के इक्वल था न्यूमेरिकली। यहीं से अपना स्टेटमेंट बनाया। इन्होंने बताया कि देखो किसी बॉडी को पार्शियल या फुली लिक्विड के अंदर अगर आप इमर्स करोगे, देन बॉडी के वेट में देखिए कमी आ गई। पहले W2 था, अभी W2 माइनस U हो गया। नहीं, आइए स्टेटमेंट बता देते हैं। लॉस इन वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ बॉडी लिक्विड कम हो गया। वेट एयर में इतना था, वाटर में डाला तो ये वेट हो गया, कुछ कम हुआ ना। जो वेट में कमी आई है, दैट इज ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये न्यूमेरिकली इक्वल थी। मतलब इसमें वॉल्यूम किसका लोगे? इनडायरेक्टली किसका वॉल्यूम है? कौन सा लिक्विड? जो राइट कंटेनर में गया है। तो मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं। अच्छा है, तो जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही तो डिस्प्लेस होके गया होगा उधर। मैं तो एकदम ऊपर तक भरा था ऐसे। जितना सिलेंडर का वॉल्यूम हो वही तो राइट वाले कंटेनर में जाएगा, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेनी, क्योंकि आपको वेट ऑफ लिक्विड बतानी है। इनटू जी, तो याद रखिए बॉडी का वॉल्यूम ले लो, डेंसिटी लिक्विड का लो, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल जी। ये है वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। अगर बॉडी पार्शियली है तो आप उसका पार्शियल देख लीजिए, कितना पोर्शन वाटर में। कंप्लीट इनसाइड है तो टोटल वॉल्यूम ले लो। पार्शियल है तो पार्शियल क्या पोर्शन नीचे वाला लेना। याद रखना हमेशा वाटर के अंदर वाला लेना, क्योंकि जो पोर्शन जाएगा वही वाटर डिस्प्लेस करेगा, वही मेरे राइट कंटेनर में आएगा। तो रटने वाली बात है नहीं, बड़े साफ साफ है कि जितना पानी डिस्प्लेस होगा वही मुझे चाहिए। ठीक है, बार वाला कोई फायदा नहीं है। अब चलो इसका मैं बताता हूँ यूज क्या है। नंबर 1 लिखिए RD। हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं किसका? किसी बॉडी का। किसी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं हम। किसी लिक्विड की भी RD निकाल सकते हैं। तुम लोग को पैर में अगर ठंड लग रही हो तो बेटा बंद कर लेना दरवाजे। ठीक लग रहा हो तो रहने दो। देखो RD लिक्विड निकाल सकते हैं, RD बॉडी निकाल सकते हैं। जैसे आप ज्वेलरी परचेज करते हैं तो उसकी इम्प्योरिटी पता कर सकते हैं, उसमें इम्प्योर मटेरियल कितना उसने डाला हुआ है। कोई सॉलिड बॉडी के अंदर कैविटी है, कितना कैविटी का वॉल्यूम है, कैसे पता करोगे? तो सॉलिड बॉडी के अंदर कैविटी है, कैविटी का वॉल्यूम पता कर सकते हो। ये सब इसके यूजेस हैं। अभी देखिए कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग बॉडी का वेट एयर में लिख लेते हैं।
V डेंसिटी ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाय G। बॉडी डेंसिटी है ना, क्योंकि बॉडी का वेट है। देन वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। पहले देख लो वाटर में क्या वेट आ रहा है, एयर में क्या वेट था, कुछ वेट कम हो गया होगा। वॉल्यूम किसका लेंगे इनडायरेक्टली, बॉडी का। डेंसिटी वाटर का, पानी में डाला ना, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल जी। अब पानी में क्यों डाला, क्योंकि जो आरडी का डेफिनेशन है इट इज डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। कंडीशनल है थोड़ा ये, एट 4 डिग्री सेल्सियस, बट हम इसका ध्यान नहीं देते हैं, वो हम लोग नॉर्मली रो डब्ल्यू ले लेते हैं। किसी भी मटेरियल की डेंसिटी में वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो 4 डिग्री वाले डेंसिटी से, तो आरडी होती है। इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो अब हमें निकालना रो बॉडी बाय रो डब्ल्यू। तो हम क्या करें, दोनों इक्वेशंस को राइट हैंड साइड से बताइए। हमें ये चाहिए, डिवाइड कर दे, राइट से देखा करो, अपना पता लगता है। कर दीजिए डिवाइड। डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू वाटर। दिस इज रो ऑफ बॉडी अपॉन रो ऑफ वाटर। ये है आरडी। क्या है ये आरडी है। ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी है। आ गया समझ में। अब बताओ अगर हम आरडी ऑफ लिक्विड लिखेंगे तो न्यूमरेटर में किसकी डेंसिटी आएगी? भैया नीचे तो फिक्स है, किसका आना है। नीचे तो फिक्स है, किसका आना है। ऊपर वाले बताओ किसकी आनी चाहिए। इस दोनों इक्वेशन में लिक्विड मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, मैं करूं क्या। अब इसी बॉडी के ऊपर लिक्विड में डालना पड़ेगा। जैसे वाटर में डाला राइट हैंड साइड वो डब्ल्यू आया, वैसे आप लिक्विड में डालो तो वहाँ रो लिक्विड आएगा। तो एक बार इसको लिक्विड में डाल के वेट चेक कर लो कितना आ रहा है ना। एक और इक्वेशन बना लो, डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू लिक्विड वी रो लिक्विड मल्टीप्लाई बाय स्मॉल जी। अब लिक्विड में डाल के देख लिया, राइट से लिक्विड आएगा बेटा, यहाँ वेट लिक्विड वाला आएगा। यहाँ वाटर आया था तो आप यहाँ देखो वेट इन वाटर आएगा। जिसमें चेक करेंगे उसी के डेंसिटी राइट हैंड साइड जाएगी, क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी है। वाटर में डाला तो वाटर डिस्प्लेस आया, लिक्विड डिस्प्लेस आएगा। करेक्ट है ना। कर दो डिवाइड, बन गया फार्मूला। बताओ लेफ्ट हैंड साइड से क्या फार्मूला दिख रहा है आपको, रो एल बाय रो डब्ल्यू। तो डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू लिक्विड, वहां जाइए डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू वाटर। कौन आ रहा? जाना किसका? हेलो। हो गया जी, समझ आ गया ना आपको। आरडी कैसे निकालेंगे। चलिए हम वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कैविटी एक बॉडी लीजिए बेटा, इसके अंदर कैविटी बना लीजिए। जिस मेटल का बना है उसकी डेंसिटी हमें पता है। क्या है, डेंसिटी ऑफ मेटल है। बॉडी जिस बना रहा है उसकी डेंसिटी हमने ले लिया, राइट। तो अगर हम बॉडी का वेट एयर में देखें तो ये बताओ एयर में जो वेट होगा उसमें किसका वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन किसका होगा। क्या कैविटी वाले अंदर एयर का कोई कंट्रीब्यूशन होगा। डब्ल्यू एयर का मतलब बॉडी ऑफ वेट ऑफ बॉडी एयर है ना। तो इसमें कैविटी वाले वॉल्यूम तो नहीं आएगा। कैविटी का ज्यादा वेट होगा ही नहीं, मैं इसको क्या करूं। नहीं, तो मेटल पार्ट का वॉल्यूम आएगा, मतलब टोटल माइनस कैविटी वाला सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ,
क्योंकि कैविटी के अंदर मेटल तो है नहीं, है ना। मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ मेटल मल्टीप्लाई बाई जी। कैविटी खाली है। अब मैं इसको पानी में डाल देता हूँ, तो वाटर में डाल के वेट जब देखूंगा तो जो मैंने लॉस में वेट देखा, तो यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर ले लूंगा, नहीं वॉल्यूम कितना लूं, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा ये स्फीयर, उसमें कैविटी वॉल्यूम लूंगा नहीं लूंगा? क्यों? कैविटी में पानी घुस गया, कैविटी वाटर डिस्प्लेस नहीं करेगा। मुंह बंद करके पानी में डालोगे तो मुंह में पानी तो नहीं गया ना, तो ये भी तो अंदर पोर्शन में वाटर डिस्प्लेस करेगा। बैलून को पानी में डालो, कितना डिस्प्लेस करेगा? क्या अंदर हवा जो भर रखी है वो डिस्प्लेस नहीं करेगा पानी को? वो भी तो करेगा। तो कैविटी वाला वॉल्यूम यहाँ नहीं लेंगे, पूरा वॉल्यूम लेंगे, टोटल यहाँ कोई सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा। इसको पानी में डालोगे बेटा तो टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा ना पानी। पॉइंट समझ गए? तो आपको क्या पता रहेगा? आपको वेट पता है तीनों, लेफ्ट हैंड साइड पता है, राइट हैंड साइड डेंसिटी ऑफ मेटल पता होगी, डिवाइड कर दो, कैविटी का वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो लगा लो, डिवाइड कर दो, डेंसिटी पता होती है। तो देखो ये डेंसिटी ऑफ मेटल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, V माइनस वॉल्यूम ऑफ कैविटी बाय कैपिटल V, W एयर बाय W एयर माइनस वाटर, और ये जो है ना ये पार्ट ये RD भी होती है। वाटर है ना, ये RD हो जाएगा। न्यूमेरिकल में आपको RD भी दे सकते हैं, ये RD या बॉडी दे सकते हैं, समझे आप? मैं जा रही हूँ, आता है उसको खाने को बुलाया। न्यूमेरिकल दे दूं? देखो लिख लो। देखिए मास ऑफ बॉडी इन एयर 50 ग्राम, इन वाटर 30 ग्राम। वाटर में 30 ग्राम है, एयर में 50 ग्राम है। रख जाओ। डेंसिटी ऑफ मेटल चलो ले जाओ, छोड़ो। 18 जरूरत ना पड़ेगी ग्राम पर सीसी। वाटर डेंसिटी आप जानते हैं 1 ग्राम पर सीसी होता है, ठीक है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ कैविटी इन द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ कैविटी इन द बॉडी। क्वेश्चन प्रॉपर डिजाइन नहीं हो सकता, आंसर नेगेटिव में आ जाए। डेंसिटी डिजाइन प्रॉपर नहीं है ना। फाइंड वॉल्यूम ऑफ कैविटी इन मेटल, फाइंड वॉल्यूम ऑफ कैविटी इन मेटल। बेटा वेट का रेशियो डायरेक्ट आप मास ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी से मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड W एयर W वाटर दे दिया, ब्रैकेट में डेंसिटी वाटर उसने दे दिया। भी पहले निकालना पड़ेगा आपको ना। तो मास डेंसिटी पता है तो कैपिटल V भी आराम से आ जाएगा। करो है। हाँ मुझे आप फोन करो।
देगी मैं तो हाँ देगी दे दो। बैठ गया फिर क्या हाँ पता ना कि रुक रुक के चल रहा, मेरे फोन में चल ही ना रहा। आंसर नेगेटिव तो नहीं आया? Yes, चलो ठीक yes, negative है. नेगेटिव यार। 17, 14 by 50. कुछ अरे चल कंसेप्चुअल तो रहा हूँ, प्रॉब्लम उतना हो ना गया, क्या आ गया रुक रहा आंसर हूँ। 17 पॉइंट। इधर क्या आया तुम लोगों का? 29 में 18 आ रहा है? So 31 में 18 आ 14 रहा है, 49 में 18 आ गया। अरे बहुत सारे आंसर आ गए हैं। 31 बाई 18 दो लोगों का आंसर मैच कर गया। 31 बाई 18 वही सही होगा। पापा ताऊ ना आ रहे, तनुज तू यार हिसाब किताब बोले इतना कल करते हो, आएंगे। करो जल्दी। लाएंगे ताई आएगी कल। मेरा तो कुछ आंसर ही नहीं आया, मैं तो निकाला ही नहीं हूँ। मैं बोल रहा आ जाए ना भाई, फोन आया मम्मी बोल रही। एक लड़की थी फर्स्ट में तेरे बैच में ना, क्या नाम था उसका? हाँ हमारे बैच में पढ़ती थी वो, बस वही पढ़ती थी। वही पढ़ती थी, बाकी कोई नहीं पढ़ता था। अच्छा हाँ, तेरे स्कूल की तो है वो। क्या कर रही है वो? ड्रॉप कर रखी है? हाँ, उसके पापा को बात हुई थी तो कह रहे थे पढ़ती होती तो है नहीं, इसको क्या भेजें कहीं। और किसी पढ़ने भी नहीं देती। तेरे साथ लगता है 11th में पढ़ी होगी यहाँ पे। 12th में तो हमारे यहाँ आ गई थी वो। चलो फिर प्रॉब्लम सुनिए। एक बैलून है, बैलून में गैस भरा हुआ है। बेटे आंसर यहाँ मेजोरिटी में आ रहा है 31 बाई 18। तो आप लोग क्या आ रहा है देख लो। गैस भरा कोई, हाँ गैस भरा बैलून में ले रखा आपने। हमने क्या किया है, उसको नीचे पुल कर लिया है। बैलून को बेटा नीचे ले लिया, मतलब पहले ऊपर था, हमने नीचे खींच लिया है। तो आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन सेम। चलिए आंसर बताइए। एनर्जी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी? बताओ बैलून जाना कहाँ चाहता है, ऊपर नीचे? अपने आप तो नीचे ला रहे हो ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। समझ गए? अगेंस्ट फोर्स जाओगे बढ़ेगी। जैसे किसी बॉडी में ग्रेविटी पे रहना चाहती है, आप ऊपर ले जाओगे तो बढ़ेगी, क्योंकि अपने आप तो नीचे आना चाहेगी ना। तो अगेंस्ट जाओगे तो बढ़ेगी। अरे पापा कहाँ गए? ऊपर गए? तो संजू की तो पता है, बता नीचे जाने से ही बढ़ेगी, क्योंकि वो नीचे जाना नहीं चाहती है। जो भी आप वर्क करेंगे, आपके वर्क से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। उन्होंने रोक ली उसकी मम्मी ने, संजू की ने। हैं नो बोल रहे मार खाऊंगा आज। और कल इसकी मम्मी आएगी अब। अरे मेरे तो कौन ही दर्द पहुंचा। क्या आपने बात करी उस लड़के से? हैं तो क्या बोल रहा हो? हैं एक मिनट को जरा, ये बैलून है, ऊपर वाला बैलून है, नीचे वाली बॉडी है। ये हेवी है, बैलून में गैस भर रखा हम लोगों ने, कंटेनर रेस्ट में है। अब हम कंटेनर को एक्सेलरेट करेंगे। अलग डायग्राम बना लेते हैं।
कंटेनर को एक्सेलरेशन देने से क्या होगा? बैलून किधर जाएगा? लेफ्ट या राइट? पहले बताओ नीचे वाला ब्लॉक किधर जाएगा, राइट या लेफ्ट? पापा को आज फोन आया उस लड़के का। Left. बैलून तो 3-4 दिन से लगातार कर रहा हूँ। ऐसे दिखेगा। दो तरीके से समझने के लिए, सबसे सिंपल तरीका ये जान लो कि किसका मास ज्यादा, ऊपर वाला नीचे वाला। तो जो सुडो लगाओ पीछे की तरफ, इसका ब्लॉक का मास लिया इनटू ए, इसमें बैलून का मास लिया इनटू ए, तो ब्लॉक तो ज्यादा नीचे जाएगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। अब बताना रही हो तो कुछ डायग्राम ऐसा दिख जाएगा। हैं? ना अब ना नहीं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसी डायग्राम से क्वेश्चन नंबर 2 डालूंगा। क्वेश्चन 3 है, अपर डायग्राम से रिलेटेड है। मैं राइट वाला डायग्राम हटा रहा हूँ, प्रेस क्वेश्चन बना लो। डायग्राम दिख रहा है आपको, ब्लॉक नीचे, बैलून ऊपर। हमने इसे नीचे की तरफ पुल कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों कंफ्यूज मत होना, खींच लिया नीचे, पुल करके छोड़ दिया, पुल किया, फ्री कर दिया। तो क्या होगा? क्या सिचुएशन बनेगी? क्या लग रहा है आप लोगों को? ऑप्शन बना सकते हैं 2-3, जैसे बॉडी विल सिंक टू द बॉटम। सिंक का मतलब बॉटम में चली गई, है ना? बॉडी गोज टू डाउन, नीचे चली गई बॉटम के पास, ठीक है। दूसरा ऑसिलेट करेगी, खींच के छोड़ना है, खींचो छोड़ दो, पुल किया, फ्री कर दिया। ऑसिलेट करेगी, बॉटम में जाके चली जाएगी, या अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगी जहाँ पहले थी, गंदी होगी, या उससे ऊपर चली जाएगी। बताओ दिमाग क्या लग रहा है? कुछ बच्चों को बताना चाहिए, आपके क्लास पास पुराना करेगी। हाँ, इसके पास नोट है पुराना, पढ़ते अच्छा। हाँ, आदित्य का आंसर सही आ रहा है, सिंक कर जाएगी। आप थोड़ा सा खींचेंगे तो परमानेंट बॉटम में चली जाएगी। आदित्य तुम ही बताओ क्यों नीचे चली जाएगी? रुक जाओ, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ तो ब्लॉक का वॉल्यूम तो सेम रहेगा। नीचे जाने से प्रेशर बढ़ता है, राइट। नीचे जाने से प्रेशर बढ़ेगा तो बैलून की साइज छोटी हो जाएगी, और गैस कंप्रेस होती है, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। किसका? बैलून वाला। प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो अब जो पहले क्या था कि दोनों ने लिक्विड डिस्प्लेस किया था, बैलून भी, बॉडी भी, है ना? टोटल अप्रोच बैलून वाले से भी था और वाटर वाले ब्लॉक वाले से भी था। ये टोटल अप्रोच बैलेंस किया था मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ एयर इन द बैलून इनटू जी को, है ना? पहले बैलेंस किया था, लेकिन जब बैलून छोटा हो जाएगा तब थ्रस्ट तो कम हो जाएगा, वाटर कम डिस्प्लेस करेगा ना। वेट वही है, एयर तो वही है ना। तो फिर क्या होगा? और नीचे जाएगा, फर्दर वॉल्यूम छोटा होगा। जैसे से नीचे जाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा ड्यू टू कंप्रेशन। क्यों? क्योंकि नीचे जाने से प्रेशर बढ़ेगा। समझ आया? बॉटम में जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, थ्रस्ट कम होगा। वेट पहले वाला ही है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहेगा, फाइनली बॉटम में चली जाएगी। समझ आया? तो आप क्या बोलेंगे? बॉडी विल सिंक। इसमें एक्चुअली बॉल्स भी लगाना था क्योंकि एयर था अंदर, प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगाना था, नीचे जाने से प्रेशर बढ़ जाता है, देन आर्किमिडीज पर आना। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, एक कंटेनर है, आइस का पीस हमने डाला हुआ है, आइस पीस डाला,
ये नीचे वाला बेटा कोई लिक्विड है, वाटर नहीं है, कोई लिक्विड है, ठीक है ना, ये लिक्विड है। लिक्विड की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, दिया है आपको। लिक्विड डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। लिक्विड डेंसिटी वाटर के इक्वल ले सकते हैं या लिक्विड डेंसिटी वाटर से कम कर सकते हैं। 3 क्वेश्चंस आते हैं। आपको बताना है कि व्हाट इज इफेक्ट ऑन हाइट ऑफ लिक्विड इन कंटेनर। इफेक्ट ऑन स्मॉलेस्ट बताना है। इफेक्ट ऑन स्मॉल एच। कंटेनर में लिक्विड की हाइट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या रिमेन सेम बोलेंगे। तो एक केस हम बता देते हैं, बाकी दोनों केस उसी से आ जाएंगे आंसर। पहला केस मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो लिखिए बिफोर मेल्टिंग ऑफ आइस। Since ice block is floating, therefore its apparent weight will be zero. Apparent weight is zero. मतलब जो भी फोर्स है दूसरा वेट mg लग रहा होगा, मतलब अपथ्रस्ट इज इक्वल टू mg। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू mg। बैलेंस हो गए दोनों। नेट फोर्स जीरो। याद रखिए फ्लोटिंग में अपरेंट वेट हमेशा जीरो होता है। सिंक जब होगा तभी वेट दिखाएगा, अगर सिंक नहीं हो रहा है तो नहीं दिखाएगा। फ्लोट का मतलब होता है अपरेंट वेट जीरो नहीं। तो अपथ्रस्ट के लिए कितना वॉल्यूम लेंगे जो अंदर है? अच्छा ठीक है। तो जो अंदर होगा पोर्शन वही लेंगे ना अपथ्रस्ट में। तो अंदर वाला पोर्शन वी डैश मान लिया। डेंसिटी किसकी लेंगे? लिक्विड की। तो वी डैश देखो आ गया मास अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मास अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब चलिए हम लोग मेल्ट कर देते हैं इसको। लिखिए ऑन मेल्टिंग। मेल्ट होने के बाद क्या बन जाएगा ये? वाटर बन जाएगा। अब फ्लोटिंग की बात मत करो, वाटर देख लो कितना बना एक्चुअली, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मास m डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि आइस पानी बन गया होगा। चलिए कंपेयर कर लेते हैं। तो वी डैश अपॉन वी वाटर नहीं, उसको डिवाइड कर। मुझे वी डैश पता करना है। वी वाटर बाई वी डैश। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऊपर होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे आएगा। अब यहाँ 3 केस अपने आप को बना लो। अगर VW ज्यादा है ना? VW ज्यादा है तो लेवल बढ़ेगी, है? इसके लिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा होनी चाहिए वाटर से। राइट हैंड साइड से इफेक्ट लेफ्ट में आएगा ना बेटा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा होगी तो इसका न्यूमरेटर VW भी ज्यादा होगा। V डैश से ज्यादा जब वाटर बनेगा तो क्या होगा? लेवल बढ़ेगी, लेवल इंक्रीजेस। बाकी दोनों केस बना लो। तो रोएल ज्यादा होगा, रोल से वाटर बढ़ेगा, दोनों इक्वल होंगे, नो चेंज। कम हो जाएगा, कम कर देना। याद करना आसान है। याद करना आसान है।
पाप पानी दे देना, कटोरे में पानी ले आओ। क्या ना कि किसी को डाउट है, दोनों को डाउट है कोई, तीनों समझ में आ गया केस? बड़ा अच्छा याद करना है, कम तो कम करना है, बढ़ना तो बढ़ा दो, इक्वल है ना? ठीक है जी। इसे अपने आप करना। मैं आइस को डाला वाटर में, लेकिन इसके अंदर आयरन पीस डाला हुआ है, छोटा सा आयरन पीस डाला हुआ है पहले विदिन आइस है ना? बाहर वाला लिक्विड वाटर है। अब बताओ, अब बोलो क्या इफेक्ट पड़ेगा हाइट में? इक्वेशन बनाने पड़ेंगे तो पहले क्वेश्चन बना लिया होगा ना? V डैश डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई जी। यहाँ आइस का मान सेपरेट ले लेना यार, आयरन भी आइस होगा, मैं इसको चेंज करूँ, मैं आयरन को चेंज कर रहा हूँ, एल्युमिनियम कर देता हूँ। तो मास ऑफ आयरन मास ऑफ आइस प्लस मास ऑफ एल्युमिनियम ब्रैकेट क्लोज इनटू स्मॉल जी। जो प्रोसेस है उसे आप थोड़ा मत करो, उसी तरीके से आप करिए। एक इक्वेशन यहाँ बन गई। बना लिया?
अब आइस को मेल्ट कर दो, लिखिए ऑन मेल्टिंग। मेल्ट होने के बाद आइस क्या हो गया, वाटर बन गया। और एल्युमिनियम का क्या होगा, तो भारी है, सिंक हो जाएगा, मतलब कोई भी फ्लोट नहीं करेगा, है ना। देखते हैं कितना टोटल वॉल्यूम बना, डबल डैश कर लो। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बना, प्लस वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम मुझे एक्चुअल चाहिए, यहाँ फ्लोटिंग केस थोड़ी ना है, हमें दोनों का एक्चुअल वॉल्यूम चाहिए कितना कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए मास हम आइस का लेंगे, डेंसिटी वाटर का लेंगे, क्योंकि आइस से तो पानी बना होगा। प्लस मास एल्युमिनियम का, डेंसिटी भी एल्युमिनियम का। यहाँ तो मुझे एक्चुअल वॉल्यूम चाहिए भाई। अब चलो कंपेयर करो, क्या ज्यादा लग रहा है आपको, वी डैश या वी डबल डैश। कुछ समझ में आया? वी डैश। अरे एल्युमिनियम की डेंसिटी ज्यादा है भाई। तो अगर आप सेकेंड टर्म देखो, पहला टर्म तो कॉमन ही है, एम आयरन, एम आइस अपॉन रो डब्ल्यू, आइस मास अपॉन रो डब्ल्यू तो कॉमन हो गया। सेकेंड टर्म देखो, मास ऑफ एल्युमिनियम बाय रो डब्ल्यू, मास ऑफ एल्युमिनियम बाय रो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम तो ज्यादा डेंसिटी है। तो सेकेंड टर्म में प्लस के बाद वाला टर्म छोटा हो गया, इसलिए वी डबल डैश वी डैश से क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम उतना डिस्प्लेस नहीं हुआ जितना पहले था, इसलिए लेवल क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ आया? जैसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आप बोटिंग कर रहे हैं, बोट में बहुत सारे स्टोन पड़े हुए हैं, आप स्टोन निकाल के पानी में डाल दो तो स्टोन सिंक हो जाएंगे, नहीं देखना चाचा कोई भरा है, लेवल क्या होगी, कंटेनर में लेवल क्या होगी, घट जाएगी, बोट ऊपर उठ जाएगी, कंटेनर में जो लेवल हो घट जाएगी। अरे ये तो सिचुएशन हो गया यार। अभी क्या हो रहा है, एल्युमिनियम पीस विद हेल्प ऑफ आइस फ्लोट हो रही है। जब एल्युमिनियम खाली हो जाएगा विदाउट आइस तो नीचे चला जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन कोई और दे दे, जैसे चलो हम देते हैं आपको, तो आप ये चीज हर जगह अप्लाई किया करो। जैसे मान लो कोई सिलेंडर लिया, बारह वाली हाइट स्मॉल एच है, ये वाली ये कैपिटल एच है। इसके ऊपर कोई सपोज करो छोटा सा कोई ब्लॉक पड़ा हुआ था, अब आपने इस ब्लॉक को डाल दिया वाटर में, छोटा वाला ब्लॉक हमने वाटर में डाल दिया। ये स्मॉल एच डैश हो गई, स्मॉल एच डैश, दिस इज कैपिटल एच डैश। अब बताओ एच डैश कैपिटल एच डैश के बारे में क्या बताना चाहते हैं? ऊपर जो ब्लॉक था उसको उठा के हमने डाल दिया वाटर में, तो बोर्ड तो ब्लॉक, हाँ ये तो छोटा हल्का हो गया ना, तो ऊपर जाएगा। एच डैश में कोई डाउट नहीं, एच डैश तो आप 100% कर भी लेते हैं, एच डैश बढ़ जाएगा। कैपिटल एच बताओ, अब तुम्हारे दिमाग में जाएगा कि ब्लॉक भी पानी में गया, बट एल्युमिनियम वाला केस वो उसका थोड़ी ज्यादा बनेगा क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए कैपिटल एच हमारा कम हो जाएगा। देखिए ग्राउंड पे फेंक देंगे तो 100% कम हो जाएगा। थोड़ा सा डाउट रहेगा कि पानी में डालते तो क्या होगा, जैसे आपने एल्युमिनियम वाला केस किया था, उसी तरह से अगर आप करेंगे तो आप देखोगे कि उतना वाटर डिस्प्लेस नहीं करेगा जितना ऊपर था तब कर रहा था, क्योंकि पहले फ्लोटिंग था, अब वो खुद गया पानी के अंदर तो उसका तो बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम बनेगा, इसलिए ओवरऑल वॉल्यूम बाहर वाला कंटेनर का कम हो जाएगा।
आर्किमिडीज छोटा सा पॉइंट है, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं। एक प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, ये सिस्टम में आएगी, सिंपल आर्मी क्वेश्चन में आती है। आप जानते हैं जब पेंडुलम को ऑसिलेट कराते हैं तो इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिवाइडेड बाय स्मॉल जी। हर बच्चा जानता है इसे। अब हमने बॉब ऑफ पेंडुलम को वाटर के अंदर ले लिया। रो डेंसिटी बॉडी की है, वाटर डेंसिटी रो डब्ल्यू। अब बताओ न्यू टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? करिए आप करिए। व्हाट इज न्यू टाइम पीरियड? याद ना थी बाबा। तो बेटा सुन, ध्यान रखेगा। ये क्या बोलती क्या नहीं, भी बोल रही थी नहीं, क्या बोल रही थी कब? अभी जब अंदर था। हैं? नो बोल रही आज मैं अपने पापा के साथ जाऊंगी। अच्छा जा, तो ये कुछ किया बेटा आंसर आ रहा? क्या कम हो जाएगा? लेंथ कम हो जाएगी? जी कम होगा। जी कितना देख लो कैसे कम होगा। नेट फोर्स बाय मास करके निकालना पड़ेगा जी डैश। नेट फोर्स बटा 2 लगेंगे, ग्रेविटी वाला लगेगा, अब थ्रस्ट लगेगा, सबट्रैक्ट करके नेट फोर्स निकाल लो, फिर माइनस कर दो। चलो देखो mg लगा दो डाउनवर्ड, ये लगाओ आप थ्रस्ट। अब थ्रस्ट होगा वॉल्यूम ऑफ बॉडी
डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय जी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी लिखिए, मास ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, mass of the body, density of the body into rho W into G. So net force mg dash कर लो यहाँ, mg minus m upon rho W small g. g dash निकालेंगे, मास से डिवाइड कर दो. So new time period is under root length upon g dash. ये आंसर है. अभी पॉइंट लिख लो, मेटा सेंटर. तो क्या करना देखो. आप किसके अंदर एक सिलेंडर बना लो. सिलेंडर के बेस में एक मेटल का हेवी मेटल का पीस भी अटैच करेंगे. क्या किया लोगों ने यहाँ? आयरन का पीस ले लिया है. मास बहुत ज्यादा है, साइज कम होगी क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है. देन मैं टर्न करता हूँ, थोड़ा सा टर्न करिए राइट हैंड साइड. ऐसे करो डायग्राम जल्दी बनाओ. इसकी एक्सिस है. ये डॉटेड लाइन क्या है? एक्सिस ऑफ सिलेंडर. देखो बेटा, बॉडी का जो मेन सेंटर है, मेन सेंटर ये है ना. यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती, बट आयरन पीस लगा लिया नीचे हेवी सा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चलेगी थोड़ा सा नीचे की तरफ. नहीं तो मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर से थोड़ा नीचे आऊंगा क्योंकि आयरन पीस हेवी है. यहाँ दिखा देना mg. m टोटल लेना पड़ेगा आयरन प्लस कोई न्यूमेरिकल नहीं है, पॉइंट है, समझिए. और इस पॉइंट को बोलते हैं CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG. दिस पॉइंट इज कॉल्ड CG. अब जो पोर्शन पानी के अंदर है वो राइट से ज्यादा होगा. ऐसे घुमा दिया तो राइट से ज्यादा, देखो लेफ्ट से ज्यादा एक्सपोज हो गई बॉडी. तो सेंटर ऑफ बायलेंसी देखती है कि कितना वॉल्यूम अंदर है, उस वॉल्यूम का अप्रोक्सीमेटली सेंटर कहाँ जाएगा. सेंटर क्लियर बात है, डॉटेड लाइन पे तो नहीं रहेगा, पहले वाले में रहेगा क्योंकि पहले वाला सीधा है ना. नहीं तो अभी क्या है, राइट से ज्यादा वॉल्यूम पानी के अंदर हो गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी राइट हैंड साइड चली गई. इसे कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेना देना नहीं है. ये तो देखेगा कि वॉल्यूम कितना पानी के अंदर है टोटल, तो उसकी तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा. मैं इसको राइट हैंड साइड थोड़ा सा ज्यादा बना लेता हूँ. ये अप्रोक्सीमेट मान लिया, थोड़े वॉल्यूम का सेंटर ये है, यहाँ लगा देना ऊपर की तरफ अप थ्रस्ट. ये हमारा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी CB, सेंटर ऑफ ग्रेविटी.
तो अब देखो ये वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे एक्सिस को कट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट कट कर रहे हैं एक्सिस से कहीं, ये पॉइंट मेटा सेंटर होता है। मेटा सेंटर लाई above टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बताओ अगर आप इसको फ्री कर देंगे तो ये फिर से सीधा हो जाएगा या परमानेंटली घूम जाएगा? फोर्सेस लगा के देखो जरा, घुमाओगे कैसे घुमाएंगे दोनों आप थ्रस्ट और एमजी? ये कैसे घूमेगा? बिकॉज ऑफ यू एंड एमजी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा घुमा के देखना है इसे, क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा? हमने घुमाया है क्लॉकवाइज, हमने घुमाया है क्लॉकवाइज, फिर छोड़ दिया, फ्री कर दिया। अब थ्रस्ट देखो, एमजी देखो ये क्या करेंगे। एमजी नीचे खींचोगे, ऊपर वाला ऊपर खींचोगे, कैसे घूमेगा ये? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना, फिर से सीधा हो जाएगा। बोलो ये कैसा इक्विलिब्रियम माना जाए? स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल माना जाए, नीचे लिख लो स्टेबल इक्विलिब्रियम। इट इज केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मैं इसका रिवर्स करूंगा, आर्म को ऊपर ले जाके लगाता हूँ टॉप पे। देखो आर्म ऊपर लगा दिया। डिसीजन लो, टर्न करो, सारे फोर्सेस लगाओ, सीबी दिखाओ, सीजी दिखाओ, करो अपने आप। सर एक बार पहले वाले की डायरेक्शन बताना, कैसे टर्न करेगा जो आपने इससे पहले बताया था, इसमें आइडेंटिटी। ये वाला समझ, इसका उल्टा कर देना। यहाँ भी देख कर रहे हो, देखो ये बना लिया। हमने टर्न किया है, टर्न करके हम इसे फ्री कर देंगे। दिखाओ मेटा सेंटर दिखाओ, सीजी दिखाओ, सीवी दिखाओ। सेंटर ऑफ बैलेंस तो वैसे ही जैसे पहले दिखाया था। वाटर के अंदर कितना पोर्शन है, राइट से ज्यादा है, एक्सिस राइट चले जाना। सीजी ऊपर दिखा देना, क्योंकि मास ऊपर लगा दिया तो सीजी आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये ब्लैक वाला सीबी है, सेंटर ऑफ बैलेंस ही है। ये मेटा सेंटर जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, ये पॉइंट हो गया मेटा सेंटर।
अब देख लो, अब बात टर्न की है कि घूमेगा कैसे। भेज दिया था बच्चे नहीं है उसमें। हाँ हाँ ना। ऐसा कैसे हुआ? अच्छा अच्छा, उसका नेट काम नहीं कर रहा था, राइट। बीच में वो ब्लिंक ब्लिंक करने लगा, इसी से वो गया नहीं होगा। खैरियत। फिर मैंने ना यहाँ का नेटवर्क लिया, वो 10 नंबर वाला था। हाँ इसलिए दिक्कत है। मैं ले लिया हूँ क्योंकि वो उसी समय आवाज आने लगी, मुझे लग रहा गड़बड़ कुछ तो होगा। फिर से रीसेंड कर देते हैं। अरे इसमें बैटरी लगानी पड़ेगी। विश्व काम आप करिए दोस्त। ये तो इतने सारे चीज ढूंढनी पड़ती है ना। इधर आप लगा के जाओ। तब तक हम भेज भी देंगे। अरे बहुत जल्दी बैटरी खत्म होती है, दोनों इसी से चल रहे हैं ना हमारे। देखिए ये वाली सुनो। हाँ चली गई ना। मैं चेक कर लेता हूँ। अरे तो खाली है। इसीलिए वो परेशान हो, चाहिए नहीं रहा। फिर से अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ। चेक करना जरूरी है। सही बात। अब देखो समझ आया, बुक खोलो अपने, देखो कहाँ मेटा सेंटर कर दिया, देखो। अब वेट मत करो। ये कैसे घूमेगा, कैसे घूम जाएगा बताना। क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो ये कैसे इक्विलिब्रियम मानेंगे बोलो? अनस्टेबल। यू क्या है? सेंटर ऑफ बैलेंस क्या देखती है बताओ? फॉर्मूला बताओ सेंटर ऑफ बैलेंस का। बैलेंसिंग फोर्स का फॉर्मूला बताओ। किसका वाला? कितना? इमर्स पोर्शन किधर से ज्यादा है? सेंटर ऑफ बैलेंस कहाँ होगी फिर? एक्सिस से राइट में होगी, लेफ्ट में होगी? आरएन से सेंटर सीजी शिफ्ट होगी, सेंटर ऑफ बैलेंस शिफ्ट होगी। बैलेंस तो पानी के अंदर जितना पोर्शन वॉल्यूम लिखेगा ना, उससे क्या मतलब वेट से? वो तो पानी के अंदर कितना वॉल्यूम है उसका अप्रोक्सीमेट सेंटर जहाँ बनेगा वहाँ ईबी लगाए। नहीं, अगर बॉडी लेफ्ट में घुमा देते तो लेफ्ट से ज्यादा हो जाती विद इन वाटर। अरे भाई सीजी मास देखती है, उसे सेफ से क्या मतलब? जहाँ पे ज्यादा मास है उधर शिफ्ट हो गया। समझे आप लोग? नहीं, ब्रैकेट लिखो, रोटेशन मोशन पढ़ना पड़ेगा। लिखो। रुक जा फिर, कुछ आ ही नहीं रहा, देखो हम परेशान इधर हैं। दूसरी वर्षन कुछ नहीं आया, दिक्कत क्या हो रही है? बड़ी परेशानी आती है साथ। हम क्लास नहीं करते। ये हमने लिया।
डाउन दिखा तो रहा है यहाँ पे। अटेंडेंस डाउनलोड, नीचे डाउनलोडिंग। फुल डाउनलोड चेक कर लेता हूँ। मेल खोलता हूँ। कंपोज किया। और ये जरूरी नहीं है खाली गेम्स के लिए, आप सारी गेम्स सारी एप्लीकेशंस के साथ इसको यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप में भी आप सेकेंडरी कितना डाउनलोड है, मतलब 2 किया। यूजफुल और इनोवेटिव अप्रोच मतलब सारी देखना जो गेमिंग कंट्री है इसमें ज्यादा पता नहीं कौन सी है। चीजें डाली गई है कि आप स्क्रीन शेयर नहीं होगी सर। पहले यही है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। क्या करोगे शेयर करके भाई? हम तो कुछ और कर रहे हैं अभी। अटेंडेंस भेजने की कोशिश कर रहे हैं, वो जा नहीं रही। सेंट मेल में देखता हूँ। फिर मैंने सोचा क्या कर सकते हैं, तो मेरा जो वेबकैम भी है यूएसबी वाला वो भी इसके साथ बड़े आराम से काम करता है। सब कंट्रोलर पे दिखाई दिया है तो गेम भी खेल के दिखाते हैं। मैंने इतने दिन उसको यूज करा तो सारी गेमें खेल डाली। करने दे। सारे गेम में नए कंट्रोलर नेक्स्ट बेस्ट। कितना हम इसमें पढ़ेंगे चक्कर में। अरे तुम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास में फर्क पता है क्या होता है? किसी बच्चे को पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस है? सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो होता है जहाँ पे वेट नेट वेट लग रहा होता है, और मास जहाँ पे मास हम लोग कंसिडर करते हैं। देखो अगर इसके अलग अलग पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट है, जैसे स्मॉल जी है, यहाँ जी ज्यादा हो गया, यहाँ गए G/2 हो गया, यहाँ गए कुछ अलग हो गया G/3, है ना। जी जब वैरी करता है ना तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब mg नॉट ओनली मास। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ जाएगा? नीचे ज्यादा जी है ना, G 2G 3G ऐसे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे चले जाएगी। बट सेंटर ऑफ मास अगर बोलेंगे तो ग्रेविटी मत देखना। तो सेंटर ऑफ मास स्फीयर में सेंटर से कोइंसाइड कराता है। समझ गए ना? तो जब आपने वाटर के अंदर डाला तो आयरन ऊपर लगा दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चली गई, ऊपर ज्यादा वेट है। नहीं, ये तो इसमें कोई डाउट है नहीं, ऊपर चली गई। अब बात बैलेंसिंग की है। जब सीधा था तो आप देखो यूनिफॉर्मली पानी के अंदर है तो एक्सिस इसी लाइन पे होगी, सेंटर ऑफ बैलेंस इसी। हाँ, जितना पोर्शन पानी के अंदर है इसका सेंटर जहाँ भी आएगा सेंटर ऑफ बैलेंस हो गई। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई सीजी। नहीं, जब टर्न किया तो टर्न करने से राइट हैंड साइड से ज्यादा पोर्शन पानी के अंदर चला गया, इधर से देखिए ज्यादा ओपन हो गया। नहीं, बैलेंसी वॉल्यूम जो अंदर होगा पानी के अंदर उसका सेंटर देखिएगा। तो एक्सिस से तो राइट जाएगा नहीं जाएगा? एक्सिस से थोड़ी नहीं जाएगा भाई। ये देखो इधर आ गया। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाइए, इसका मेटा सेंटर हो गया। पॉइंट भी आता है ना, अगर मेटा सेंटर स्क्रीन नहीं आ रही है। अरे बच्चों स्क्रीन आ रही है क्या? आ रही है सर। जिसकी स्क्रीन नहीं आ रही सेंटर में आ जाया करो। यहाँ स्क्रीन पे कोई झंझट नहीं है। घर के पैसे बचा लो, जो नेट वाले पैसे होंगे आने जाने में खर्च कर लेना। ठीक है, नेट कट कर दो। जितना नेट से दूर रहेंगे उतना सिलेक्शन होता है। मजबूरी में करना पड़ता। समझ में आया बेटा? मेटा सेंटर ऊपर गया नीचे गया। अब देखो इधर ऊपर खींचोगे, राइट से नीचे खींच लोगे तो घूम जाएगा। नहीं, जैसे देखो ये पेन है मेरी ना, ऊपर हेवी नीचे हल्का है। अगर हम ऐसे कर दें पानी के अंदर ना, फिर भी शायद ये वर्टिकल दिख जाए।
लेकिन अगर ऐसे मैं कर दूं तो बहुत मुश्किल से रहेगी सीधी पानी के अंदर, घूम जाएगी क्योंकि वेट ज्यादा ऊपर है, ये थोड़ी रहेगा सीधे से, है ना। तो कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रखना है तो आप नीचे हैवी वेट बनाइए, ऊपर हल्के रखिए, उससे बॉडी सीधी रहेगी, पलटेगी नहीं। जैसे कार है, कोई भी चीज है, आप देखिए नीचे काफी हेवी लगाते हैं, ऊपर हल्के लगाते हैं, ऊपर भारी करनी है तो पलट जाएगी 2 मिनट में। नहीं, ये चीजें हैं। ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप लोग, जिसके प्राइस और काफी सारे और भी विस्कोसिटी। मैं एक्चुअली पहले हल्का फुल्का टेस्ट करा था मैंने आरओजी फोन, बट ऐसे घर पे ला गया फिर मार गया टीवी पे लगा के गेम में खेली और काफी ज्यादा हल्का फुल्का ही हाथ पैर मार पाया, बट अब जितनी सामग्री थी वो मस्त हाथ लगे मस्त। देखिए विस्कोसिटी क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब हमारी सामग्री रेडी हो चुकी है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ विच सरप्राइज कर दिया काफी लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम एंड का फोन है, इसमें काफी सारे जो फीचर्स हैं वो एस्पिरेशनल वाले हैं, मतलब ऐसे कुछ फीचर्स हैं ड्यू टू वर्च्यू ऑफ विच देयर इज रेजिस्टिंग फोर्स, छोटी चीजों को रेजिस्टिंग फोर्स बिटवीन टू लेयर्स, और मेरे को काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, different velocity. It is also known as internal kinetic friction. Internal kinetic friction. जैसे आपने 2 लेयर लिया, there are 2 layers having same cross-section area, speed v and v plus something greater, v plus dv. dr, separation between 2 layers, dr, a cross-section area layers की, dr दोनों लेयर का सेपरेशन है, v प्लस dv इनकी वेलोसिटीज है। जैसे फ्रिक्शन आप करते थे, जो इसमें स्लोअर है, स्लोअर ऊपर वाला फास्टर, नीचे वाला स्लोअर है, तो फास्टर वालों को ही अपोज करेगा, है ना, और जो स्लो उसके लिए सपोर्ट देगा। याद है आपको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट? ये वाला मतलब इसके थ्रू चमक रहा है, बट इस साइड से ब्लैक एक्चुअली होता है ये नीचे वाली दूसरी लाइट है, ये चमक के वाइट वाले एरिया में लाइट, मतलब इट इज आल्सो अपोजिंग रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द 2 लेयर्स। ठीक है, जिसकी स्पीड ग्रेटर है उसे अपोज करेगा, स्लोअर है उसे सपोर्ट देगा। जैसे क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं, स्कूल में प्रैक्टिकल किया होगा, जिसकी रीडिंग नहीं आती टीचर उसके पास जाता है, उससे रीडिंग निकालता है, जिसकी आ रही उसके पास हो जाता ही नहीं, उसके पास क्यों जाएगा? पॉइंट समझ रहे हो? जो स्लो उसके पास जाएगा सपोर्ट देने के लिए। तो फ्रिक्शन भी ऐसे ही है, अपोजिट रिलेटिव मोशन। क्लियर? डिफरेंस क्या है इनमें और उस काइनेटिक फ्रिक्शन में कि लिक्विड के अंदर लगता है, वो 2 बॉडी के कांटेक्ट पॉइंट पे लगता है ना। दूसरी बात, यहाँ जो फोर्स है वो एरिया पे डिपेंड करता है, वहाँ एरिया पे डिपेंड नहीं करता था, जो आपको फोन के साथ देखा, समझे? एरिया पे करता है। अलग से देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ दोनों के वेलोसिटी का डिफरेंस भी देखना है, डिवाइडेड बाय दोनों के लेयर के बीच का सेपरेशन भी देखना है। एकदम पतला सा नॉर्मल सा केस है, और मेरे को काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा कैसे चमक रहा है। मेरे को पहले वही बात साइंस की, तो बेटा वेलोसिटी ऊपर वाली ज्यादा है, फोर्स पीछे लग रहा है आपके लिए, है ना, तो आगे नेगेटिव साइन भी लगेगा। छोटी चीजें जो अलग अलग काफी खुशता करा। वैसे जो फोन है काफी बड़ा अनलाइक क्या है कि वो एरिया नहीं देखता था, वो तो नॉर्मल फोर्स देखा था, यहाँ एरिया देखना पड़ेगा। तेजी से रगड़ोगे अलग सी फील आती है, ठीक है ना। कुछ और फोन भी आपको 90 हर्ट्ज का देखने मिलता है। ईटा आपके लिए कोई न्यू नहीं है, आप कई बार डायमेंशन फार्मूला भी इसका कर चुके हैं। और ये मॉडर्नाइज जो गेमिंग वाली होती है वैसी ही फील दे रखी है आपकी, आप पीछे लाइट रहती है, यहाँ पे आप MKS में इसकी यूनिट, CGS में क्या यूनिट होगी आप फार्मूले से निकाल भी सकते हैं।
वैसे नॉच वाला तो न्यूटन एरिया ये सब दो बच्चों वाला काम हो गया है, तो आप कर सकते हैं। जिनकी बजाव की टेस्टिंग कर ली जाती है। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। मैंने वर्ल्ड में जितने फोन है वो सारे ट्राई करे हैं, बट मैंने जितने ट्राई करे उनमें से मेरे को बेस्ट ट्रिगर लगा, और जो एक्चुअली इसकी परफॉर्मेंस भी है। ये फॉर्मूला था अंडर रूट टी। जो दूसरा मामला ये सब भी टेस्ट कर लिया जाए, नहीं तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ये वाला जो है ये ट्विन व्हील डॉग है अंडर रूट टी। इसका मेन कॉज होता लिख लो, कोलिजन बिटवीन एटम्स ऑफ गैस पार्टिकल। गैस का जो एटम है उनके बीच जो कोलिजन होगा, कोलिजन ही इसके लिए रिस्पांसिबल है। अभी तक जितने मोबाइल में होता क्या है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे क्योंकि ये आरएमएस स्पीड बढ़ जाएगी, जितनी भी सारी चीजें हैं काफी ज्यादा बढ़ेगी ना। रूट टी के अकॉर्डिंग आरएमएस स्पीड बढ़ जाएगी। आप लोग देख पा इसका लगा आरएमएस स्पीड अगर गैस की बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा। ध्यान रखना। जितने बंदे ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं ये सारी चीजें जिनको काफी मजा आएगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, अटेंशन टू डिटेल है छोटी छोटी, इसलिए विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। कनेक्शन के लिए समझ आया? काम वाम नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट लगाओ और चालू हो जाती है। और ये मतलब सारी इन लिक्विड आप दो गेम एक साथ खेल लो। और ये वाली जॉयस्टिक भी है, मस्त काम करेगा। जो गेम पैड है पीछे इसमें ना लिक्विड में विस्कोसिटी का मेन कॉज है कोहेसिव फोर्स। अभी भी काफी कोहेसिव फोर्स जॉयस्टिक वाला मामला है, बिना उसके ट्विन व्यू डॉक के भी चल जाएगा। तो अगर आपको ऐसी नॉर्मल जॉयस्टिक लगानी है इसमें बिटवीन मॉलिक्यूल अटैच नहीं भी करेंगे तगड़ा, तो इसको कंप्यूटर में क्यों नहीं बना देते? मॉलिक्यूल में कोहेसिव फोर्स लगते हैं, और कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट लिक्विड में फोर्स लगेगा। अब कोहेसिव फोर्स में क्या फर्क पड़ता है देखो टेम्परेचर का। टेम्परेचर ज्यादा करने से कोहेसिव फोर्स कम हो जाता है। नॉर्मली चीज है, बट जैसे कि आप देख सकते हो जो मेरे स्किन टोन्स हैं, जैसे अभी कैमरे पे आ रही है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो फोर्स है कम हो जाता है। मेरे को काफी नेचुरल चीज, इसलिए लिक्विड में विस्कोसिटी क्या होगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। नॉट ओनली विस्कोसिटी, जहाँ जहाँ कोहेसिव फोर्स का इफेक्ट है, जैसे सरफेस टेंशन, वो भी कम हो जाएगी। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स अगर कम होगा तो उनके सारे इफेक्ट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। देन दूसरा पॉइंट है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स ने बता रखा है। बोलते रहो। सर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कोहेसिव फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा? वो कम हो जाएगा। ओके। स्टोक्स ने बताया, डायग्राम बनाया था स्फीयर के लिए, और किसी शेप में लगाना मत फार्मूला, सिर्फ स्फीयर की बात करना। इसकी वेलोसिटी भी है, तो इसके अगेंस्ट इधर से लगेगा फोर्स लेफ्ट हैंड साइड, बॉडी जहाँ जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना। जैसे बॉडी का मोशन राइट डाउनवर्ड है तो ये फोर्स ऊपर लगाना। समझे? एंड स्टोक फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, रेडियस ऑफ स्फीयर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब डायमेंशन में जाने के लिए इतना टाइम है नहीं, तो पावर 111 आती है। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। 3 फैक्टर हैं, वेलोसिटी, थीटा, रेडियस ऑफ स्फीयर। डायरेक्शन कहाँ होगा? अपोजिट टू वेलोसिटी। अपोजिट टू वेलोसिटी। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टर्मिनल वेलोसिटी।
नॉर्मली टर्मिनेट का मतलब हम लोग तो जैसे कोई ट्रेन है या कुछ भी है टर्मिनल में रुक जाना होता है, लेकिन यहाँ टर्मिनल का मतलब वो नहीं है। टर्मिनल का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एफ नेट जीरो। फोर्स लगाओगे तभी तो वेलोसिटी चेंज होती है। फोर्स नहीं लगाएंगे तो वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। एफ नेट जीरो। तो करना इसमें ये है कि आपको किसी लिक्विड के अंदर डेप्थ काफी लेनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम लगता है इसको टर्मिनेट होने में। एक बॉडी आपने ड्रॉप किया, इसकी वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है। आइए देखते हैं क्या क्या फोर्स लगेगा बॉडी पर। नंबर 1 mg, v डेंसिटी ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाय g, डायरेक्शन डाउनवर्ड। नंबर 2 अपथ्रस्ट, v डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय g, डायरेक्शन अपवर्ड। थर्ड स्टोक फोर्स, किधर लगाओगे? स्पीड डाउनवर्ड है ना, अपवर्ड लगा देना। कितना लगाओगे? 6 पाई ईटा और इनटू स्पीड। ये देखिए अपवर्ड लगे। और आपने लिखा है नेट जीरो होती है, तो नेट अपवर्ड डाउनवर्ड इक्वल कर दे। नहीं, 6 पाई ईटा आर वी प्लस वी रो एल जी, V डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। अगर आपने इक्वल कर दिया तो V के साथ यहाँ T लगा देना। इक्वल कर देंगे तो T लगाना, इक्वल नहीं होगा तो मत लगाना। वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है। यह वैल्यू डालना, सॉल्व करना आराम से। जो स्पीड आएगी होगी 2/9 आर स्क्वायर ओवर ईटा। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, फील करके बनाइए। क्या फील आया कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब पहले बढ़ेगी बाद में कांस्टेंट हो जाएगी। सीधी लाइन तो बनेगी नहीं, लेकिन सीधी लाइन तो कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। स्ट्रेट लाइन तो बढ़ती रहती है कंटिन्यूअसली ना, तो हल्के हल्के कर्व लेना पड़ेगा, फाइनली आपको सीधा हो जाना है। नहीं देखिए, ऐसे कर्व लेते रहना, लास्ट में जाके स्ट्रेट हो जाएंगे काफी देर बाद। इसे वाई पर वीटी नहीं लिखना, आप वी लिखिए। यहाँ वी लिखिए, ठीक है, यहाँ सिर्फ वी लिखो और इसके सामने जाके यहाँ वीटी लिख देना। यहाँ जाके वी के साथ टी लगाना, ये वीटी लिख देना। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वाई पर आपको वेलोसिटी लेनी है, एक्स पर आपको टाइम लेना है। आगे समझ में? तो नेक्स्ट हम लोग अभी ये करेंगे, इसके बाद अभी रेनॉल्ड्स नंबर बताएंगे, फिर हम लोग कंटिन्यूटी बर्नौली में चले जाएंगे। बचे क्या? सरफेस टेंशन है ना। कल परसों टाइम है, न्यूमेरिकल करो जो कर सकते हो। आर्किमिडीज के पैकेज में खत्म कर लिया कल पैरेलल है। हाँ तो कल करते हैं क्लास, कल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब बर्नौली कंटिन्यूटी नहीं। चलो अच्छा है। वो भी ऐसे बनेगा। चलो ब्रेक ले लो आप जाओ, हमें टाइम लगेगा निकालने में।